जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर कोई दो वेक्टर्स कोलिनियर्स हैं या पैरेलल्स हैं तो कौन सी कंडीशंस डेवलप होगी। एक बात और थी कि अगर हमको पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर अगर किसी 2 पॉइंट्स का दिया हो और उसके बीच में कोई पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को एम रेशियो में डिवाइड करता हो तो उस पॉइंट का हम लोग कैसे पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ऑलरेडी इस चीज़ की बात हो गई है, हम लोग निकाल चुके हैं। कहने की मीनिंग ये, अगर उसको एक बार थोड़ा हम रिवाइज कर लें, बात ये थी कि ये हमारा कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। ए बी ए लाइन है, दिस इज ए लाइन सेगमेंट हियर। एक पॉइंट सी है ये जो ए बी को इंटरनली एम रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो ओ सी का जो पोजीशन वेक्टर था, दिस ओ सी इज इक्वल टू, ये गिवन था। ए और बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है। ये पोजीशन वेक्टर ए है, ये पोजीशन वेक्टर बी हो तो जो ओ सी का इन पॉइंट सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये होगा एम बी प्लस एन ए अपान एम प्लस एन। इस चीज को हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में ये बातों को प्रूव किया। ओ सी इज इक्वल टू हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी इस बात को हमने प्रूव किया। अब हम कुछ यहाँ रिजल्ट्स की बात करने जा रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स डेवलप करते हैं। जब हम क्योंकि जब हम लोग कुछ एप्लीकेशन पार्ट पे जब इसके वर्क करेंगे तो एप्लीकेशन पार्ट्स में इस रिजल्ट्स का हम बहुत धड़ल्ले से यूज करेंगे। तो उस रिजल्ट्स की मैं बात करता हूँ। रिजल्ट्स ये है कि इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स are collinear, then there exists a scalar lambda, और ये जीरो ना हो, there exists a scalar lambda not is equal to 0 such that vector A is equal to lambda। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, क्योंकि अधिकांशतः जो हम एप्लीकेशन पार्ट जब क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो इस चीज का हम बहुत धड़ल्ले से यूज करेंगे। क्या मतलब है इस रिजल्ट का, थोड़ा एक बार इसको क्लियर कर लें। रिजल्ट ये कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हो, आर कोलिनियर हो, पैरेलल हो या कोलिनियर हो, तो ए और बी के बीच, इस वेक्टरों के बीच जो रिलेशन होगा वो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी होता है, जहाँ लैम्डा हमारा कोई स्केलर है, दैट इज ए कांस्टेंट हियर। ए इज इक्वल टू लैम्डा बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस रिजल्ट को याद भी रखना है, क्योंकि हम जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो इसका बड़ा धड़ल्ले से यूज करेंगे। बार बार इस चीज को मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, इसका अगर प्रूफ करना है, प्रूफ इज वेरी सिंपल, बहुत ईजी वे में इसका प्रूफ दिया जा सकता है। कैसे, जैसे देखा जाए बाई डिफिनिशन पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन किया है कि पैरेलल वेक्टर्स की मीनिंग ये होती है कि वे वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन सेट होते हैं उनको हम लोग पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, कोलिनियर्स का मतलब क्या है कि वे वेक्टर्स जिनका जो हमारा लाइन जो होगा ना, जो डायरेक्शन होगा वो एक ही लाइन में होगा, यानी दिस रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन, ए सिंगल लाइन। सभी वेक्टर्स अगर एक ही लाइन में वर्क करने लगे, मतलब एक ही लाइन में अगर रिप्रेजेंट हो जाए, कहने की मीनिंग ये है कि जैसे हमने लाइन एक ड्रा किया, अब ए बी वेक्टर हमारा यही हो जाए, ए सी वेक्टर्स भी हमारा इसी लाइन में हो जाए, ए डी वेक्टर्स भी मतलब ए बी ए सी ए डी ये, या मान लीजिए मैं ई ले रहा हूँ, ई ए लेना कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही लाइन में हो जाए, लाइन एक ही हो। अगर वेक्टर्स, ये सारे वेक्टर्स अगर एक ही लाइन में हो जाते हैं तो उसको हम लोग कोलिनियर कहते हैं। कोलिनियर का मतलब है कि ए लाइन इन ए लाइन, एक सिंगल लाइन में सभी वेक्टर्स अगर एक सिंगल लाइन में अगर रिप्रेजेंट हो जाए तो दीज आर द कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, पैरेलल की मीनिंग क्या होती है कि उन वेक्टरों के बीच एंगल 0 हो या 180 हो तो उसको हम लोग पैरेलल कहते हैं। मतलब ये पैरेलल का कंसेप्ट ये है, ये कहें। अच्छा, वेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं, उनके डायरेक्शन एक हो, मतलब थीटा 0 हो, डायरेक्शन एक, या अपोजिट हो, 180 हो। इन्हीं दो वेक्टरों के बीच डायरेक्शन 0 और 180 होता है तो पैरेलल का कंसेप्ट होता है। और सारे वेक्टर्स अगर एक लाइन में रिप्रेजेंट हो जाए तो कोलिनियर का कंसेप्ट होता है। अब ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर ए एंड बी हैं, वो पैरेलल है या कोलिनियर्स हैं, तो हम ए इज इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हैं, जहाँ लैम्डा हमारा कोई भी स्केलर होगा।
मतलब ये होगी दो वेक्टर्स को हम इक्वल बना सकते हैं किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, इसका कंसेप्ट ये है। तो थोड़ा हम इसको प्रूफ कर दें, चलते हैं। यूनिट वेक्टर बाय डिफिनीशन ऑफ यूनिट वेक्टर, हमने जो डिफिनीशन दी है बाय डिफिनीशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ए कैप हम क्या लिखेंगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, सबको पता है। अच्छा, अगर जो वेक्टर बी है उस वेक्टर बी का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं तो क्या लिखूंगा, बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी, इससे डिवाइड कर। अब गिवन है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो इसकी मीनिंग उनका डायरेक्शन सेम होगा। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। ए कैप इज इक्वल टू बी कैप मैं लिख सकता हूं कि नहीं, या मैं कब लिख सकता हूं, मैं तब लिख सकता हूं कोई दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनके डायरेक्शन एक हो और उनका डायरेक्शन भी एक हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर द इक्वल वेक्टर्स। तो इसका तो मैग्नीट्यूड एक हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड एक हो गया हमारा, और इसका डायरेक्शन क्या है। अगर पैरेलल है तो पैरेलल में दो बात आएगी कि थीटा 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस की गेम होगी। तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड्स की बात करते हैं तो निगेटिव को भी हम पॉजिटिव ही लिखते हैं, और वेक्टर्स की दुनिया में निगेटिव का मतलब है डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, और ए कैप इज इक्वल टू, मैं ये बात भी लिख सकता हूँ, ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप, दोनों बात होगी, क्योंकि पैरेलल में दोनों बात आती है ना। थीटा अगर 0 है तो फिर ये कंडीशन होगी, अगर थीटा 180 है तो फिर ये कंडीशन होगी। अच्छा, कोलिनियर्स में दोनों बात हो सकती है, अगर एक ही लाइन अगर यूनिट वेक्टर्स का मतलब डायरेक्शन एक हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड तो हर हालत में सेम होगा ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर का कांसेप्ट ही होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मीनिंग हमारी क्या होगी कि ए कैप और बी कैप के बीच अगर मैं रिलेशन देखूं, अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके मैं यूनिट वेक्टर्स की बात करूं तो या तो ये होगा या तो माइनस होगा। तो मीनिंग क्या होगी कि ए कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस व्हाट बी कैप, ये बात मैं लिख सकता हूं। तो अगर ये बात लिखी जाए तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, चलिए देख लीजिए। ए कैप इज इक्वल टू दिस मच, अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ लिख दीजिए, तो क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा, प्लस माइनस कैसे आया है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ नहीं रहा होगा। अच्छा, बी कैप क्या है, बी कैप इज इक्वल टू दिस मच, तो प्लस माइनस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ये हो गया। अच्छा, ये मॉड 0 नहीं होगा, नेवर 0, इसीलिए यहाँ 0 कंसेप्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कहानी फिनिश हो जाएगी। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, दिस इज द वेक्टर बी। अच्छा, मॉड ऑफ ए क्या है, व्हाट, मॉड ऑफ ए मतलब दिस इज द स्केलर, ये कांस्टेंट है, दिस इज द मैग्नीट्यूड मतलब दिस इज द स्केलर। मॉड ऑफ बी क्या है, दिस इज द स्केलर। अच्छा, ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो फिर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का कंसेप्ट आएगा, तो फिर अगर ये 0 हो जाता तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती। तो स्केलर अपॉन स्केलर, मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, अगेन दिस इज ए स्केलर, ये वेक्टर नहीं होगा, ये इसमें तो कोई भी वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, और स्केलर का और स्केलर में डिवीजन संभव है, पॉसिबल है। अभी तो हम सिर्फ वेक्टर की बात कर रहे हैं, वहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात, हमने एडिशन की बात की है, बट स्केलर में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ हम लोग जानते हैं, आगे ये तो सीखते ही चले आए हैं, स्कूल स्तर से सीखते चले हैं, 1 2 3 4 से यही काम करते चले हैं। तो स्केलर अपॉन स्केलर अगेन दैट इज ए स्केलर। तो कहने की मीनिंग मेरी क्या होगी, दिस इज द स्केलर। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, एक डिफरेंटली स्केलर ले सकते हैं। भाई प्लस से मल्टीप्लाई अगर स्केलर में करते हैं तभी तो प्लस स्केलर आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई अगर स्केलर में करते हैं तभी तो स्केलर ही आएगा। तो कहने की मीनिंग ये जो क्वांटिटी है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, दिस इज द स्केलर। अब स्केलर का मुझे नामकरण संस्कारी तो करना है, तो कोई कहता है सर मैं इसको लैम्डा लिखता हूँ, तो भाई लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, हो गई, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू दिस मच। तो कहने का मतलब हमारा क्या हो, क्या ये रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि अगर कोई दो वेक्टर्स ए और बी पैरेलल हैं और कोलिनियर्स हैं तो उनके बीच ये रिलेशन होगा, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, और लैम्डा बी एनी स्केलर, ठीक है। अच्छा, हम कैसे प्रूफ है, उस प्रूफ को भी हमने दे दिया, मुझे उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, कुछ एप्लीकेशन पार्ट पर भी वर्क किया जाए। हमने ये जो चीज़ सीखी है, ये सीखने का मतलब यहाँ क्या है, देखा जाए
कि एप्लीकेशंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें हम लोग जनरली जो जियोमेट्री की चीज़ें हैं ना, जो बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट जियोमेट्री के थ्योरम हैं, हम लोग वेक्टर ट्रीटमेंट से बड़ा इजीली प्रूव कर सकते हैं, बड़े इजी वे में टैकल कर सकते हैं। जैसे भी कुछ चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ, और कुछ थ्योरम की उत्पत्ति जो है हमारी इससे हो जाती है। जैसे इसका एक एप्लीकेशंस का हम पार्ट अगर लाए, क्वेश्चंस अगर लिखे हैं, क्वेश्चन ये है कि इफ एप्लीकेशंस पार्ट से वर्क कर रहे हैं, अभी हम लोग जो वेक्टर से जो पढ़े हैं, थोड़ा उसका एप्लीकेशंस पार्ट देखा जाए, क्या एप्लीकेशन पार्ट है इसका। इफ ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स represented by sides of a triangle taken in order, then so that a plus b plus c is equal to 0। ये है, ये क्वेश्चन है। क्या है कि अगर ए बी सी हमारे पास कोई भी थ्री वेक्टर्स हैं और इनको अगर हम किसी ट्रायंगल के साइड द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्रम से है, जैसे ए बी, बी के बाद सी, फिर सी के बाद ऐसे ए बी सी, एक क्रम हो गया। ए के बाद अगर आप सी लिखेंगे तो फिर बी आ जाएगा, लेकिन तब सी ए बी लिखना पड़ेगा, क्रम भंग नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे ए लिखे हैं, ए बी सी आप ट्रायंगल लिखते हैं तो क्रम से चलेंगे, ए के बाद बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर सी के बाद ए। अब ऐसा नहीं होगा कि आप ए लिख दिए, बी लिख दिए, फिर उसके बाद बी सी लिख दिए, नहीं सॉरी सी बी लिख दिए, तो ये जो है आर्डर जो है भंग हो गया, वो इन्हें आर्डर नहीं कहा जाएगा। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है हमारा क्रम से होना चाहिए, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे ए बी बी सी सी, ये मेरा क्रम है, एक क्रम से ही चले, तो उसको हम टेकन इन ऑर्डर की बात करते हैं। तो अगर कोई भी थ्री वेक्टर्स किसी ट्रायंगल के साइड द्वारा अगर रिप्रेजेंट किए जाए और एक ऑर्डर में लिखे जाए, तो कहता है कि उनका सम जो होगा वो 0 होगा। इस चीज को मुझे प्रूव करना है, तो चलते हैं देखते हैं। जैसे ये हमारी कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी जो है वेक्टर ए है दिस, अब ए बी के बाद क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। अब सी बी नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑर्डर एक ही है, ए बी सी, तो ए बी हो गया, बी सी बी हो गया, और फिर उसके बाद सी ए डायरेक्शन हो गया, वेक्टर सी हो गया। मतलब गिवन ये है, वेक्टर ए बी जो है वो ए है, और वेक्टर जो बी सी है वो मेरा बी है, और जो वेक्टर सी ए है वो मेरा सी है। ए सी नहीं लिखना है, ए सी अगर सी लिखेंगे तो जो टेकन इन ऑर्डर का जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाएगा। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्रम से है, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो कैसे लिखेंगे, ए बी अगर ए है तो फिर बी सी बी होगा, फिर जो सी ए है ए बी सी। बात समझ में आ गई, टेकन इन ऑर्डर का कंसेप्ट है। तो कह रहा है कि इन तीनों वेक्टरों का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 0 हो जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये मतलब हो गया हमारा ए बी, वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस ए वेक्टर सी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड सी ए दिस। अच्छा, अब मैंने टेक्निक जो बताई थी ऐड करने की, दो वेक्टर ऐड कैसे करते हैं, एक का फाइनल और दूसरे का जब इनिशियल मिलता है तो ऐड हम लोग इजीली कर लेते हैं, और ऐसे लिखते भी हैं। जैसे यहाँ देखा जाए ए बी या बी सी है, तो फिर ए बी और बी सी ए कॉमन हो गया तो हटा दीजिए, तो क्या बचा, ए सी हो गया प्लस ए हो गया सी ए। अच्छा, ए सी सी कॉमन मिल गया तो क्या हो गया, वेक्टर ए, और ए का मतलब इनिशियल फाइनल अगर एक ही है, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द जीरो वेक्टर, 0 हो गया, हेंस दिस इज द प्रूफ डियर। प्रूफ में कोई बड़ा दम नहीं था। अच्छा, एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने जो पोजीशन वेक्टर का जो कांसेप्ट इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में दिया तो बताया भी था कि बहुत सारे हम लोग एप्लीकेशन पार्ट जो है ना पोजीशन वेक्टर के कांसेप्ट को लेकर भी प्रूव करते हैं। जैसे हमने कहा था अगर कोई भी वेक्टर मान लीजिए एलियम गिवन है तो पोजीशन वेक्टर में लिखना है तो कैसे लिखते हैं,
ओ ले लेते हैं, लास्ट इसका OM माइनस OL, ये कंसेप्ट होता है पोजीशन वेक्टर का। तो अगर यही कंसेप्ट पोजीशन वेक्टर का है तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, इस AB को तोड़ दीजिए पोजीशन वेक्टर के टर्म में, हम लिख सकते हैं OB माइनस OA प्लस BC को क्या लिखेंगे OC माइनस OB प्लस CA को क्या लिखेंगे OA माइनस OC। अब देखिए चुटकी बजाते ही मैटर फिनिश हो गया, OC ये कैंसिल, ए प्लस OB माइनस OB माइनस OA प्लस OA एंड दैट इज फाइनली इज इक्वल टू 0। अच्छा, इससे एक बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम की जो है उत्पत्ति होती है वो ये है, ऑलरेडी वो जो थ्योरम का नाम है लॉमी थ्योरम जिसे हम लोग कहते हैं, और स्टैटिक्स की दुनिया का जो स्थित विज्ञान है स्टैटिक्स जो हमारा है उसके लिए बड़ा एक जबरदस्त जो है लॉमी थ्योरम है, वो ये है कि अगर 3 वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की 3 साइडों द्वारा निरूपित किए जा सके तो वो तीनों वेक्टर जो है संतुलित होते हैं। एक्चुअल में वो बल में है कि अगर 3 फोर्सेस, कोई भी अगर 3 फोर्सेस किसी साइड की 3 भुजाओं द्वारा क्रम से अगर निरूपित किए जा सकते हैं, ऐसा है तो वे बल हमेशा संतुलन में होते हैं। दिस इज द लॉमी थ्योरम, ये मेरा लॉमी थ्योरम है। और यही बात यहाँ भी है कि ये 3 वेक्टर्स जो है अगर किसी त्रिभुज की साइड द्वारा निरूपित किए जा सके इन ऑर्डर में, तो जो उनका सम है 0, मतलब इन 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है। और रिजल्टेंट अगर 0 आता है तो फिजिक्स की दुनिया में ये कहा जाता है फोर्स का सम अगर 0 है मतलब क्या है कि वो बॉडी जो होगी मेरी इक्विलिब्रियम में, संतुलन में है। तो ये जो होता है ना एक बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन क्रिएट करता है कि दिस इज द क्रिएशन ऑफ द लॉमी थ्योरम, ये लॉमी थ्योरम। बराबर हमसे उस थ्योरम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ चीजें आई तो थोड़ा हमने उसको डिस्कस कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बात थी कि एप्लीकेशन पार्ट्स में हमारी जो हमने सीखा था पोजीशन वेक्टर कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग लाएंगे। दूसरी बात है कि ये जो वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि कहाँ हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, जैसे अभी हमने दिखाया इसके पहले का जो क्वेश्चन था कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज जो है ना जियोमेट्री में करते हैं। तभी और कुछ हमारे पार्ट्स हैं जिसको हम लोग प्रूव करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।